एक सिविल सेवक की कहानी है जो गरीब से आईएएस बनने की कहानी है। डेफिनेटली ये कहानी आपको बहुत प्रेरित करने जा रही है, बहुत मजा आने जा रहा है और किस तरह से आप अपने लिए भी एक संघर्ष का रास्ता चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब किसान, राजस्थान का दौसा नाम का गांव, पिछड़ा हुआ गांव, बहुत ज्यादा जो है वहां समृद्धि नहीं। एक गरीब किसान, माता पिता दोनों निरक्षर, यानी कि वो पढ़ लिख नहीं सकते, और पूरा जो है छोटी सी खेती, बड़ा परिवार, और ये परिवार जो है वो एक तरह से कह सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे आता था। और गरीबी रेखा के नीचे आने की वजह से जो सरकारी राशन है, सरकारी सहायता है, उसी की वजह से घर का जो है खर्च चला करता था। खेती किसानी इतनी छोटी थी कि उपज बहुत अच्छी नहीं हुआ करती है, बहुत ज्यादा जो है वो इनकम हमें यहां देखने को नहीं मिलती है। कहानी बिल्कुल ऐसी चल रही है। माता पिता को पढ़ाई लिखाई उनके जीवन में कभी नहीं रहा, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते। इसी परिवार में हमारा जो हीरो है वो जन्म लेता है, इसी माता पिता के यहां जन्म लेता है, और गरीबी इसको गिफ्ट में मिल चुकी होती है। बचपन से संघर्ष इसको गिफ्ट में मिल चुके होते हैं। अब ये गोल्डन स्पून बॉय नहीं है, इसके पास अब जो है वो संघर्षों की एक लंबी कहानी है। खैर, हमारी कहानी आगे बढ़ती है और ये परिवार भी आगे बढ़ता है। बहुत छोटा सा घर है, ढेर सारे लोग हैं, संयुक्त परिवार है, और जो सरकारी सहायता दी जाती है, सस्ता राशन, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये इनके परिवार में मिलता है और इसी वजह से ये खर्च चलता है। लेकिन ये बच्चा जो है वो शुरुआत से हंसमुख और उम्मीदों से भरा हुआ है। ये इसके अंदर सपने हैं, इसकी नन्ही नन्ही आंखों में भरे, चाहे बदन पर बहुत खूबसूरत कपड़े नहीं हो, लेकिन आंखों में सपने हैं, आंखों में कुछ करने का उत्साह है, और इसी उत्साह में वो बातें करता है। ये ऐसे समाज से आता है जो ग्रामीण परिवेश में, जिसको उच्च समाज नहीं कहा जाता है, जाति प्रथाओं में नीचे की तरफ है। तो गांव का माहौल भी बड़ा अजीबोगरीब हमें देखने को मिलता है। तो अभी सिर्फ गरीबी का हमला नहीं हुआ है, जैसे जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अपने सपनों के बारे में बातें कर रहा है, पढ़ने लिखने में इसको बहुत मन लग रहा है, और माता पिता भी चाहते हैं कि हम भले चाहे जो है निरक्षर रह गए, हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ाई करे। लेकिन इसके लिए जो इसकी मुस्कुराहट है, इसकी जमीन इतनी आसान नहीं। बड़े ध्यान से सुनना कहानी। जो गांव का उच्च वर्ग है, जो मूंछों पे ताव दिए हुए लोग हैं, वो इसका अपमान करते हैं, इसको बड़ी कटीली बातें कहते हैं, बहुत ही जो है अपमानजनक बातें इससे कही जाती हैं। है ये पढ़ेगा, फलनवा का लड़का पढ़ेगा, ये नहीं कि अपने बाप के साथ जा खेती कर, ठीक है, ये जो है पढ़ने का सपना देख रहा है, हमारे बच्चों के साथ बैठेगा, ये बहुत बड़ा जो है वो बातें कर रहा है। सुनते जाओ, अभी देखते जाओ। जैसे कई लोगों ने कई एक नाम लिया है, देखते हैं नाम ये वही निकलता है कि नहीं निकलता है, या हमारी कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आता है, देखते चलते हैं। तो ये जो है अपमान का घूंट भी इसको पिलाया जाता है। अब एक तरफ गरीबी, एक तरफ संसाधन ना होना, और दूसरी तरफ अब समाज भी रेजिस्टेंस करने लगा है। धीरे धीरे ऐसी बातें जब आपके दिमाग में लोगों की पड़ती हैं, तो हमारे अंदर सबसे बड़ा एक रोग पैदा हो जाता है। हमारे अंदर का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इसको भी लोग कहने लगे, फलनवा का लड़का ऐसा कर रहा है, फलनवा का ऐसा सोच रहा है। इसको भी लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। आप में से बहुत से लोग इन तानों को सुनकर क्या करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमारे हीरो के मन में कुछ और बातें थी। याद रखना, जो लोग नियति से लड़कर अपना किस्मत बनाते हैं, वही जो है जिंदगी में आगे जाते हैं। तो ये लोग कुछ अलग किस्म के लोग होते हैं, ये किसी की नहीं सुनते, ये बस केवल चलते रहते हैं। कहानी में मजा आ रहा तो मुझे बताना, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। आर्थिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष दोनों जन्म ले चुके हैं, और ये छोटे से नन्हे से आंखों में सपने पनपने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सपनों को पनपने के लिए कोई जमीन नहीं है, कोई आर्थिक मदद नहीं है, कोई सामाजिक मदद नहीं है, यहां तक कि परिवार में भी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप कभी पढ़े ही नहीं है। वहां तो सिर्फ जो वक्त की रोटी है, उसी के लिए संघर्ष होता चला जा रहा है। अगर कहानी अच्छी लग रही तो इसको आगे बढ़ाऊं और देखते हैं कि यहां और क्या चीजें आ रही हैं। अब देखना, अपने आप को इसकी जगह के रखो कि क्या वाकई में संघर्ष तुम्हारे आज इतने कठिन है, जो तुम रोते हो कि साहब मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। कोई कह रहा है अरे सर मेरे पास पैसे होते तो मैं आईएएस बन जाता। ये बन चुका है, मेरा हीरो बन चुका है, लेकिन उसके हालातों को अपने साथ कंपैरिजन करके देखना, क्या वास्तव में तुम्हारे हालात इतने बुरे हैं? तो अगर इसने हार नहीं मानी तो तुम क्यों हार मानते हो? अभी हालात और बुरे होने जा रहे हैं इसके। गांव के पास स्कूल था, वहां से शिक्षा की शुरुआत हुई। माँ बाप ने तय किया कि भले चाहे एक वक्त रोटी खाकर रहेंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे जरूर, चाहे जो कुछ भी हो जाए इसकी शिक्षा पर ध्यान देंगे जरूर।
राइट। तो यहां पर उसने काम शुरू किया और धीरे धीरे उसने 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर ली। 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने का जो दौर था वो भी कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। 12वीं की शिक्षा के बाद इसने सोचा आईआईटी करेंगे और हम आगे अपना नाम कमाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। सपना देख लिया उस बच्चे ने, ये उसकी आंखों का सपना था। लेकिन जब घर में देखा तो क्या देखता है कि घर में पैसे नहीं है। पढ़ने में मेधावी है, आंखों में सपने हैं, लेकिन घर में पैसे नहीं है। खेती एकमात्र जीविका का साधन है और वो खेती भी केवल निर्वहन खेती है। किसी तरह राजस्थान के उस इलाके में इतनी ही केवल खेती हो पाती थी जिससे परिवार 2 वक्त का पेट पाल ले और थोड़ा बहुत अपना काम कर ले। हालात इतने बुरे थे कि इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि उपज इतनी कम थी कि साल का खर्चा चलाने के लिए अपने जानवर बेचने पड़ते थे। जानवर बेचने पड़ते थे तब जो है वो पूरे परिवार का खाने का खर्च चल पाता था। और एक बार ऐसी स्थिति भी आई कि स्कूल की ड्रेस के लिए मां ने अपने चांदी के जेवर, जो पुश्तैनी थे, सोने के जेवर नहीं, उस परिवार में सोने के जेवर नसीब किसी को नहीं थे, जो चांदी का पैरों में पहनने वाला कड़ा था, हाथों में कड़ा था, जो शायद शादी के वक्त मिला था, उसको भी मां ने बेच दिए। हमारी तुम्हारी जिंदगी बनाने के पीछे मां बाप का जो त्याग होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। बस यही चीज हमें समझनी है और इसी चीज को हमें आगे लेकर बढ़ना है। आर्थिक स्थिति खराब से खराब परिवार की होती चली जा रही है कि मां को जेवर बेचने पड़ गए, परिवार का खर्चा चलाने के लिए जानवर बेचने पड़ते थे, तब जो है वो परिवार का खर्चा चलाते थे। अब जरा देखो कि क्या हो रहा है। जीवन में आगे बढ़ता चला गया, आईआईटी में जाने का सपना छोड़ देना पड़ा क्योंकि परिवार के पास पैसे नहीं थे। तो एक सपना उसने ड्रॉप कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जिसके अंदर वो सपना एक बार पनप गया वो जमीन नहीं छोड़ता है। जो दिल से सपने देखते हैं, जो अपनी आत्मा से सपने देखते हैं, वो अपने सपनों को कभी छोड़ नहीं पाते। आगे जीवन में एक गुरु मिले और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने अपने परिवार, अपनी सामाजिक स्थिति सब कुछ बदलना है तो तुम्हें सिविल सेवा का सपना देखना होगा, तुम्हें आईएएस बनने का सपना देखना होगा। आईएएस ये क्या होता है? मैं तो आईआईटी में जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया, मेरे अंदर तो सब कुछ टूटा पड़ा है, मुझे लगता है कि मेरे हाथ से वो मौका मिल गया, अब जीवन में मेरे सामने क्या होगा? बोला नहीं, अगर तुम आईआईटी भी करके जाओगे तो तुम्हारे गांव का उच्च वर्ग जिसने तुम्हारा अपमान किया था, जिसने तुम पर जातिगत टिप्पणियां की थी, शायद वो तुम्हारे सामने अभी भी अकड़ कर खड़ा होगा। लेकिन एक बार अगर तुम आईएएस बन गए तो तुम्हारे माता पिता को जो सम्मान मिलेगा, और वो जो मूंछों पे ताव दिए तुम्हें गालियां देता था, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात कर ले। और वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और कहेगा मुझे गर्व है तुम पर, मुझे गर्व है, इस पूरे गांव को गर्व है कि हमारे गांव से एक आईएएस ऑफिसर निकला है, आईपीएस ऑफिसर निकला है। कैसी दशा चल रही है, क्या इसमें बदलाव आ रहा है? हालात देखते जाओ कैसे बदलते जा रहे हैं। और उस गुरु की बात दिल में बैठ गई कि आईएएस का सपना देख लिया जाए। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत एक बड़ा प्रश्न, मुखर्जी नगर आना है, तैयारी करना है, 10,000 रुपए महीने। अरे इतना तो मेरे पूरे परिवार का खर्चा नहीं है, कहां से मैं ये पैसा लेकर आऊंगा? ये तो न्यूनतम खर्चा है। आज तो ये खर्चा 20,000 रुपए महीने से ज्यादा हो गया। 10,000 रुपए महीने में कैसे इंतजाम करूंगा? पिता से भी मांग नहीं सकता, कहां से लेकर आएंगे? जिस परिवार में जानवर बेचकर साल का खर्चा चलता हो, 2 वक्त का अनाज आता हो, उस परिवार में क्या कोई बच्चा अपने पिता से 10,000 रुपए महीने मांग सकता है? 1,20,000 रुपए दिल्ली में रहने के लिए मांग सकता है? कल्पना से भी दूर है। जिसके पास आईआईटी में जाने का मौका था वो पैसे की कमी से नहीं जा पाया, कल्पना भी नहीं कर सकता। हायर विधि का विधान पता नहीं क्या हो रहा है। इसने कहा अब रहने दो, अभी आईएएस मेरे फेवर में नहीं है, रहने दो। गुरु ने उत्साहित किया कि सपने देखो, अगर हालात बदलना चाहते हो तो तैयारी करो। लेकिन इसके कोई भी इसकी जो कंडीशन थी इसके फेवर में नहीं थी। इसने खुद से कहा रहने दो यार, अब कुछ और कर लेंगे, आईएएस का मेरे बस का नहीं है। हमारी जिंदगी में ना ये अप एंड डाउन आते रहते हैं और कोई ना कोई आता है जो हाथ पकड़ के हमें, जब हम डाउन होते हैं तो हमें खींच के बाहर निकाल देता है। लेकिन सिर्फ कमाल उसके खींचने का नहीं है, कमाल तुम्हारे खींचने का भी है। अगर गुरु हाथ बढ़ाए और तुम हाथ झटक लो तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते गर्त से, क्योंकि तुम्हें उस गर्त में मजा आने लगा है। लेकिन जब कोई हाथ बढ़ाए
और हाथ पकड़कर हिम्मत करके बाहर आ जाते हो तो जिंदगी बदल देते हो, जिंदगी बदल देते हो। गुरु ने कहा अगर ऐसी स्थिति है तो एक काम करो, एसएससी दे दो। मेहनती हो, पढ़ने में अच्छे हो, आंखों में सपने हैं, एक छोटा सा एग्जाम दे दो और उससे जो पैसे आए, तुम्हें अपने परिवार से पैसे ना मांगने पड़े, लेकिन अपने सपने को मरने मत देना। एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गए। एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गए, क्योंकि अंदर आग लगी हुई थी। जीवन जब तुमसे बहुत कुछ छीनता है, किस्मत जब तुमसे बहुत कुछ छीनती है, और जो योद्धा होते हैं जिनके अंदर लड़ने की आग होती है ना, वो उतने ही ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझसे छीना है, तुमने मुझसे बार बार छीना है, अब मैं तुम्हारे हलक में हाथ डाल के अपना हिस्सा छीनूंगा। वो मांगते नहीं है जिंदगी से, वो कभी किसी के सामने दरख्वास्त नहीं करते हैं, हे मुझे दे दो, हे मुझे दे दो। वो कहते हैं ये मेरा हिस्सा है, तू छीन, तू एक बार छीन, तू दो बार छीन, लेकिन जब मेरा हिस्सा आएगा तो तुझे देना पड़ेगा। यही होती है विजेताओं की निशानी, यही होती है वो महत्वपूर्ण निशानी। और वो क्या करते हैं, वो इस दुनिया में वो इस ताकत में हलक डाल के छीन लेते हैं। वो मांगते नहीं है, वो छीन लेते हैं। वो कहते हैं किस्मत से तू कितनी बार छीनेगी, छीन, तू जितना हो सके छीन, मैं अपना हिस्सा ले लूंगा। आग लगी हुई थी, क्वालिफाई हुए। अब यह हुआ कि कुछ पैसा आने लगा, कुछ पैसा आने लगा, अब मैं सिविल सेवा की तैयारी करूंगा। रुकना नहीं है। बहुत लोग यहां रुक जाते हैं, और उनके लिए तो रुकने के 50 कारण मौजूद थे। अरे परिवार में ये इनकम भी किसी के पास नहीं थी, किसी के पास ये इनकम नहीं थी। लोग तरसते थे कि ये सैलरी क्या होती है, वहां तो खाली जीवन चलाने के लिए पैसे थे। चाहते तो यहीं रुक जाते, लेकिन रुकना नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जिद थी, वो जिद थी उस किस्मत से, वो जिद थी उस ताकत से। तुमने मुझसे छीना है, मुझे वापस करना पड़ेगा। और ये जिद जिसके अंदर आ जाती है, ये जिद जिसके अंदर आ जाती है, वो सब कुछ पा लेता है। देखो जरा कहानी, सिविल सेवा की तैयारी में जुट गए, नौकरी जाते थे। आप में से बहुत लोग कहते हैं सर जॉब करता हूं, ये भी करते थे, और अपना हर एक समय पढ़ाई में झोंक दिया। जॉब से लौट कर आते थे, दिन भर की फील्ड जॉब, ट्रेनिंग तमाम के बाद वो पढ़ने बैठ जाते थे। कोई यार, कोई दोस्त नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, सिर्फ आंखों के सामने पिता, परिवार की गरीबी, उन लोगों की बातें जो चुभती हुई सीने में घुस गई थी, और अतीत की वो यादें जहां बार बार मुझसे मौका छीन लिया गया। अब तो तुझे लौटाना होगा, नियति कहां जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देना होता है, उससे पहले वो तुम्हें बहुत तोड़ता है। तुम्हें लग रहा होगा कि यहां से जीवन आसान हो गया, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा आघात अब इनके सामने आने जा रहा है। यह आघात इनके सामने आ रहा है क्योंकि जब भी तुम्हें कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है, तो हमेशा ऊपर वाला तुम्हें एकदम तोड़ देने की हालात में पहुंचा देता है। यहां तुम्हें लग रहा होगा सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, अब जीवन का वो टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है जिसके बाद इंसान टूटकर बिखर जाता है, टूटकर बिखर जाता है। और जिसने उस हालात में खुद को संभाल लिया, वो हमेशा अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। विधान को भी कुछ और मंजूर था, किस्मत को और मंजूर था। किस्मत जब टेस्ट लेने पर आती है, तो वो तुम्हें हर तरह से रगड़ती है, हर तरह से छीलती है, हर तरह से घिसती है। और इसके साथ भी वही होने जा रहा है। इधर एक बहुत भयानक खबर आती है, बहुत भयानक खबर आती है। तैयारी चल रही आईएएस की, और पता चलता है पिता, जो उनके दिल के बहुत करीब थे, जो उनके सपनों का केंद्र थे, उनके पैरों में पड़े हुए छालों को मिटाने के लिए लड़का रात दिन मेहनत कर रहा है। जिस पिता को गले लगाकर कहना चाहता है कि पिताजी अब आपकी जिंदगी सुकून से बीतेगी क्योंकि आपका बच्चा आईएएस है, उस पिता को लंग्स कैंसर हो गया, और वो भी आखिरी स्टेज में। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तैयारी आगे बढ़ती जा रही है, और वैसे वैसे पिता मृत्युशैया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। खून की उल्टियां हो रही हैं, फोन करो तो रोज घर में रोना की खबरें आ रही हैं, घर में मातम है। ये बिल्कुल पता है कि यमराज दरवाजे पर खड़े हैं, कभी भी जो उनको बुला के लेके जा सकते हैं। तुम उस लड़के के हालात की चिंता करो जिसने प्री क्वालिफाई किया है, और प्री क्वालिफाई होते जब घर पर फोन कर रहा है तो खबर में उसको पता चल रहा है कि पिता को लंग्स कैंसर, पिता खून की उल्टियां कर रहे हैं, बचना बहुत मुश्किल है। जिस पिता के लिए पढ़ाई की थी, तुम अंदाजा लगाओ कि उसके इमोशन की क्या हालत हो रही होगी, उसके इमोशन की क्या हालत हो रही होगी। वो शैटर हो गया, वो टूट चुका है, आंखों में आंसू हैं,
मन कर रहा है सब कुछ छोड़कर पिता के पास भाग जाऊं, कम से कम अंतिम समय में तो उनके साथ रहूं। क्या करोगे तुम इस हालात में? ज्यादातर लोग छोड़कर भाग जाएंगे, इसे अपना बहाना बना लेंगे। लेकिन इसने एक उल्टा काम किया। इसने वादा किया कि मेरे पिता के पास जितना भी समय है मैं उसी में रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। मेरे पिता के पास जितना भी समय है मैं उसी में रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। इस संसार को छोड़ने से पहले, यह तो अंतिम सत्य है, इस संसार को छोड़ने से पहले मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखूंगा कि संसार से जब वो जाएं तो बहुत संतुष्ट होकर जाएं। मेरे हिस्से में पूरे जीवन भर पिता का प्यार नहीं तो क्या हुआ, लेकिन अब मुझे यह करना है। अंदाजा लगाओ हालात हमारे माइंडसेट पे कितने बदल जाते हैं। अंदाजा लगाओ कि जब भी घर पर बात हो रही है एक बुरी खबर का इंतजार हो रहा है। हर दिन, हर बार कोई सूचना यही डराती है, क्या वो आखिरी सूचना है, क्या वो आखिरी सूचना है, क्या वो आखिरी सूचना है। इस डर के बीच में, इस डर के बीच में पढ़ाई करनी है। एक तरफ मेंस और एक तरफ पिता का मरते हुए पिता को देखना। नियति ने भी क्या लिखा है, जरा खुद को उस हालात में रख के देखो, तुम्हारे इमोशंस की ऐसी तैसी हो जाएगी। कई बच्चे कहते हैं कि सर प्यार में धोखा मिला। अरे एक प्यार में तुम्हें धोखा मिल गया, तुम्हारा इमोशनल हर्ट हो गया, तुम आईएएस की तैयारी छोड़ चुके हो। इससे बड़ा क्या? वो पिता जो हमें संसार में लेकर आया और उसको रोज के रोज इस हालात में देखना और फिर दिमाग को फोकस करके रखना कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। इससे बुरे हालात नहीं देखे होंगे तुमने। तो अब अपने आप से वादा कर लेना, कभी जिंदगी में कोई बुरी सिचुएशन आए तो इस कहानी को याद कर लेना, इसको बार बार देखना, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना। वो जो कहते हैं अरे यार फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, अरे यार मूड ठीक नहीं है, अरे यार जॉब में जाते हैं, अरे यार घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, अरे यार पापा सपोर्ट नहीं करते, उनको ये वीडियो भेज देना। या तुम भी ये वीडियो देखना कि यार इससे बुरे हालात तो मेरे नहीं हो सकते। किस सिचुएशन में विधान ने डाल दिया। और ये बात याद रखना, जो विजेता होते हैं ना वो तोड़ देने वाली दुख से होकर गुजरते हैं। वो तोड़ देने वाले दुख से गुजरते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी भी ऐसे तुम्हें थाली में सजाकर कोई बहुत बड़ा जीत तुम्हें नहीं देता है। ये बात याद रखना। वो बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा था, एक तरफ लक्ष्य और एक तरफ इमोशन। लक्ष्य और इमोशन के बीच में ये झूलता चला जा रहा था, लेकिन तय कर लिया जो लड़ेगा वही जीतेगा। और एक दिन वो भी आता है, उसी समय रिजल्ट निकलता है और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए चुन लिया जाता है। अपने गांव का पहला व्यक्ति जो यहां तक पहुंचा, अपने गांव का पहला व्यक्ति। और जब ये खबर वो अपने पिता को सुनाता है तो पिता कहते हैं तूने इस मरते हुए बूढ़े बाप की सारी उम्मीदें पूरी कर दी। तुमने इस मरते हुए बूढ़े बाप की सारी उम्मीदें पूरी कर दी। मुझे अपने जीवन में आज तक कितनी बड़ी खुशी नहीं मिली बेटा। और यह खुशी वो अपने पिता को देता है। हालांकि इस खुशी को अपने पिता के साथ बहुत लंबे समय तक वो शेयर नहीं कर पाता, लेकिन आज अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के दम पर चेतन कुमार मीना भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बहुत होनहार ऑफिसर हैं। और न सिर्फ वो होनहार ऑफिसर हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में झेला है, चाहे वो पक्षपात, भेदभाव, गरीबी, उनके घर में जो है गरीबी के राशन से जो है खर्चा चलता था, उन्होंने अपने जीवन को इसका मकसद बना लिया, अपना मकसद बना लिया कि मैं कभी अन्य लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और उसका नतीजा रहा कि वो बेहतरीन ऑफिसर्स के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर लोग जब अपनी मदद करने मांगने पहुंचते हैं तो ये मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसे हम सही मामले में क्या कहते हैं? हीरो कहते हैं। क्या आप हैं वो हीरो? क्या आप बनना चाहते हैं वो हीरो? अगर आपने संघर्ष किया है, आपने मुश्किलें झेली हैं, तो क्या आपके अंदर वो दम है? क्या यहां इस मंच पर मुझसे वादा कर सकते हैं कि सर जितनी मुश्किलें मैंने झेली हैं आने वाली पीढ़ी को नहीं झेलने दूंगा? यही इनके जीवन का मकसद है। किसी और पिता को
दवाई के इलाज में मरने नहीं दूंगा, किसी बच्चे को उसके सपने मरने नहीं दूंगा। है हिम्मत, है मकसद। इस वीडियो का मकसद यही था, यह चीज बताने का मकसद यही था कि जब हम परिवर्तन करने पर आते हैं तो हम कितना कुछ बदल सकते हैं। जब हम परिवर्तन करने पर आते हैं तो क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। अगर है हिम्मत तो आगे बढ़ जाओ। अब यहां मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं, इनकी इस असफलता, गरीबी, इन सारे सेगमेंट में जब इनकी स्ट्रेटजी पूछी जाती है वो क्या थी, तो इनकी कुल 4 स्ट्रेटजी थी। इसमें पहली स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, कैसे इन्होंने वो चीजें की कि एक ऐसे जो है राजस्थान बोर्ड से पढ़कर आए हुए एक अलग डायमेंशन का व्यक्ति यूपीएससी में कैसे जाता है, अपने सपनों को कैसे पूरा करता है, और अपना अनुभव साझा करते हैं। कहता है जिस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था, मूंछों पे ताव देते हुए कि फलनवा का लड़का कैसे पढ़ेगा हमारे लड़के के साथ, वो व्यक्ति आता है लज्जित होकर, कहता है बेटा पूरे गांव को तुम पे गर्व है। और इन्हें लगता है कि इससे बेहतरीन बदलाव वो किसी से ले ही नहीं सकते। वो व्यक्ति जो उनके बचपन में उनका अपमान किया करता था, वो दरवाजे पर आकर खड़ा होता है और कहता है कि बेटा तुमने हमारे पूरे गांव का नाम बहुत ऊंचा किया, हमें तुम पे गर्व है। क्योंकि एक आईएएस के सामने उसको बोलने की अब हिम्मत नहीं बची थी। एक आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हो जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा लग जाती है उसके साथ, उसके साथ प्रशासन खड़ा हो जाता है, शक्ति खड़ी हो जाती है, परिवर्तन खड़ा हो जाता है। लोग उम्मीदों से उसकी तरफ देखने लगते हैं, और यही लोगों का उम्मीद जो है, यही लोगों की जो होप है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और जब लोगों की उम्मीदों की ताकत किसी के साथ जुड़ जाती है तो वह नायक बन जाता है, वो हीरो कहलाता है। और हीरो को कोई गांव का गुंडा, कोई दबंग हाथ नहीं लगा सकता, यह बात याद रखना। इतिहास गवाह है, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं है, पूरे गांव की उम्मीदें। अब वो पूरे गांव का बेटा हो गया, पूरे गांव की उम्मीदें, पूरे परिवार की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें उसके साथ जाकर जुड़ गई। और जब लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो फिर कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। तो अब मैं इनकी रणनीति की बात करूंगा। इनकी रणनीति क्या थी? डिफरेंट बोर्ड से पढ़कर आए थे, ऑल इंडिया सर्विस के लिए जाना था, बहुत बड़ा गैप था एजुकेशन में। इन्होंने जो स्कूल में पढ़ा था, यूपीएससी का पेपर इससे अलग था, बिल्कुल अलग था। तो इन्होंने पहली चीज जो दिमाग में लगाई कि मैं वो बराबरी कैसे करूं कि कॉन्सेप्ट्स मेरे दूसरों के बराबर हो जाए। क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि मैं बहुत पिछड़े क्षेत्र से आया हूं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। तुम में से ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो गोल्डन स्पून नहीं है, ममास बॉय नहीं है, मुझे बताओ, जिनके हालात उनके फेवर में नहीं है। आंखों में सपने तो हैं, लेकिन विधान ने अभी परीक्षाएं बहुत लिखी हैं। मुझे कमेंट करके बताओ, ऐसे कितने हैं इस क्लास में जिनको लगता है कि अभी उनकी बहुत परीक्षाएं होनी हैं, बहुत परीक्षाएं होनी है उनकी, और उनको लगता है कि उनको बराबरी का हक नहीं मिला है। लड़ना है, बनाना है और दूसरों को देना है। हो? अगर हो तो मुझे बताओ। तो इसने कहा कि मुझे लड़ाई को समानता पे लेके आना है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? क्यों? क्योंकि यह लड़ाई कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट पूरे होंगे, अगर मेरी अवधारणाएं मजबूत होंगी, मैं विषय को बहुत अच्छी समझ पाऊंगा अपने बैकग्राउंड से हटकर, तो ही तो मैं बराबरी की लड़ाई लड़ पाऊंगा। और इसमें सबसे ज्यादा मेरी मदद कौन करेगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। अब प्रश्न है एनसीईआरटी क्यों? 4 स्ट्रेटजीज में से पहली स्ट्रेटजी इनकी बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि यह जिंदगी की मेरी सीढ़ी है और मैं कई बार पहले पायदान पे भी नहीं पहुंच पाया। गरीबी थी, आईआईटी में नहीं जा पाया, पैसे कम थे, जल्दी तैयारी नहीं शुरू कर पाया। मैं क्या करूं?
तो ये इस जिंदगी की सीढ़ी में बहुत नीचे थे और इन्हें पता था कि केवल शिक्षा और कॉन्सेप्ट में जो पकड़ है वही इन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी ले जा सकती। अब सवाल है कि जो पहला पायदान था वही इनके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि जिंदगी में जो पहला पायदान होता है वो सबसे ऊंचा होता है। यह बात याद रखना। आप में से बहुत से लोग होंगे जो आईएएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं, करेंगे नहीं। आप में से कई लोग होंगे फॉर्म भरेंगे, एग्जाम सेंटर नहीं जाएंगे। मैंने यूपीएससी का आंकड़ा चेक कर लेना। उनको डर लगेगा कि शायद इस बार नहीं होगा, उनका अगली बार भी नहीं होगा। आप में से कई लोग हैं जो सोच रहे हैं एनसीईआरटी पढ़े कि ना पढ़े, फाउंडेशन पढ़े कि ना पढ़े, अभी पढ़े अगले साल पढ़े, अभी तो हम गरीब हैं। तो आप में से बहुत से लोग ये पहला पायदान जो फर्स्ट स्टेज है इस पे पैर नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा यही होता है। इनको ये समझ में आ गया कि भाई इनके हालात ठीक नहीं है, इन्हें सबसे पहले पहला पायदान रखना पड़ा। बहुत समझदारी से डिसीजन लिया। क्या करूं? बोला पहले कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लो। एक बार कॉन्सेप्ट पे पकड़ आ गई तो मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा, गरीबी से लड़ ही लूंगा। और उन्होंने इसके लिए चुना एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ऑल इंडिया सर्विस के लिए सबसे बेहतरीन सेटअप देता है। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, ये बातचीत करते हुए विकसित होता है। और वो कॉन्सेप्ट जो ये नहीं जानते थे कि ये चीज कैसे होती है, पछुआ पवन चलती है, वेस्टर्लीज चलती है, ईस्टर्लीज चलती है, ये नाम तो आप किसी भी किताब में रट लोगे, लेकिन ये क्यों चलती है, यही क्यों चलती है, क्या प्रभाव पैदा करती है, और इन प्रभावों से विश्व पर क्या फर्क पड़ता है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ये क्या फर्क होते हैं। इन प्रश्नों को अपने दिमाग के अंदर लाने के लिए आपको लर्निंग प्रोसेस में जाना पड़ता है। पछुआ पवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने, उसको रट लेने से यूपीएससी का ऑल इंडिया सर्विस नहीं निकलती है। क्योंकि जो एलीट क्लास है, जिसके पिता आईएएस हैं, वो भी चाहेंगे कि भैया मेरा बच्चा आईएएस बने, सिविल सेवा में जाए। हर मध्य वर्ग के बच्चे का एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा आईएएस या आईपीएस बन जाए। पता करके देख लेना। और ये जो है वो चेंज। सवाल है कि आपने फैक्ट रटा या उसके रीजंस को जाना। रीजंस बताने के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। समझे? तो इन्होंने पहला स्टेप जो लिया वो एनसीईआरटी पे अपनी कमांड प्राप्त करने में लिया, उसको बहुत अच्छे से डेप्थ और उसकी अंडरस्टैंडिंग में। तो याद रखना, अगर तुम्हें भी आईएएस बनने का सपना है, भले चाहे तुम किसी बैकग्राउंड से आते हो, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप आता है, वो कहां से आता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे कमांड प्राप्त करना, उसके नोट्स बनाना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें यूपीएससी के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। लोगों को लगता है एनसीईआरटी फैक्ट्स है, उसको जला दो। एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। ये तुम्हें बराबरी पर लाकर खड़ा कर देगा उन सभी के साथ जो तुमसे आगे हैं, जो तुमसे पहले तैयारी कर रहे हैं, जो ज्यादा प्रिविलेज हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके बराबर लाकर खड़ा कर देगा। एनसीईआरटी की वो ताकत है, अगर तुमने सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया, सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया। और यही कारण है कि एनसीईआरटी आंदोलन का बैच हमने बहुत पहले फोकस कर दिया था। ठीक है, 2 मार्च से क्लास शुरू हो रही है। इसीलिए क्योंकि पता था एनसीईआरटी हम खुद से पढ़ने बैठेंगे 3000 प्लस पेजेस हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं जा सकता, समय कितना देना है इसके लिए, क्योंकि अभी ये पहली सीढ़ी है, अभी इसके बाद बहुत सीढ़ियां आपको चढ़नी है, बहुत से जवाब देने हैं। तो क्या हम वो जवाब दे पाएंगे? तो एनसीईआरटी आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और कल जो है वो फाउंडेशन के लिए होली ऑफर में एक जबरदस्त ऑफर लेकर आ रहा हूं कल से। कल भी मेरी एनसीईआरटी की क्लास है और वो इसलिए है कि आप उसमें कैसे अपने नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी में एनालिटिक्स कैसे करते हैं आप, इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट? और जितने भी लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो फॉर्म भर दें। कल इस होली ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं जहां पर जीएस फाउंडेशन और एडवांस एनसीईआरटी के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं। जीएस फाउंडेशन प्री कम मेंस का 1 साल का बैच है जो 6999 में, 6999 पूरे 1 साल की पढ़ाई, देश का सबसे सस्ता कोर्स। लेकिन
क्या एनसीईआरटी उसमें और हेल्प करेगी? बहुत हेल्प करने जा रही है। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो इसको बोलूंगा सक्सेस। यानी अगर तुम एनसीईआरटी और जीएस फाउंडेशन एक साथ करते हो तो तुम्हारे सक्सेस का रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। जहां पर ये 1 वर्ष का कोर्स है, ये 4 मंथ का है, लेकिन ये दोनों मिलाकर आपकी सक्सेस को तय करेंगे। और इन दोनों को लेकर मैं कल बंपर ऑफर लेकर आने वाला हूं। बंपर ऑफर, आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी कम फीस में ये दोनों के साथ वो जुड़ जाएंगे। राइट, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप। तो कल का इंतजार करिए, कल 4 बजे मिलता हूं, एनसीईआरटी से नोट्स बनाना बताता हूं कि एलडब्ल्यूएमआई नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मैजिकल नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसको कंप्लीट करना होता है। और ये 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 फरवरी से जीएस फाउंडेशन, और ये एडवांस एनसीईआरटी का बैच शुरू हो रहा है। और उन सभी की जिन्होंने जीएस फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया है उनके लिए जबरदस्त ऑफर आने जा रहा है। कल जबरदस्त ऑफर है, तो जो फॉर्म यहां शेयर किया जा रहा है आप उसको भर भी सकते हैं। और आज अभी तक ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे कितने लोगों ने टेस्ट दे दिया? राइट, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, ओटीपी पे एक कॉन्सेप्टर का स्कॉलरशिप टेस्ट था, शाम को 7 बजे बंद होगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो टेस्ट अपीयर करना चाहिए। कॉन्सेप्टर का ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट, जो पहले 100 स्टूडेंट होंगे उनको ईएमआई में एडमिशन लेने का मौका और फीस में 10% की छूट मिलेगी। कॉन्सेप्टर 2 साल का बैच है, उसके साथ भी आप लोग जुड़ जाइए। क्लियर दोस्तों? कितने लोग इसके साथ टेस्ट में दे चुके हैं मुझे बताएं। आज 11 बजे से स्कॉलरशिप टेस्ट लाइव था ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पर। कितने लोगों ने दिया? एक ने लिखा हां सर मैंने दिया, शाबाश। डरना किस बात का? और देखना चाहता हूं, ये रहा मेंस आंसर प्रैक्टिस, यहां मेरा असाइनमेंट है, ओजांग सर क्लास असाइनमेंट। कितने लोगों ने ये टेस्ट दिया यहां जाकर? जो मैंने पढ़ाया है 99 रुपीज में उसके टेस्ट हैं, केवल अभी तक 72 लोगों ने टेस्ट दिया। आप जाइए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। राइट दोस्तों? तो चलिए जुड़ते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है, कल का इंतजार करिए, होली ऑफर कल आ रहा है। उन सभी के लिए जिन्होंने जीएस फाउंडेशन में एडमिशन लिया है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उनके लिए एडवांस एनसीईआरटी बैच बहुत जबरदस्त तरीके से। और याद रखिएगा, जो पैकेज हम लेकर आ रहे हैं जीएस फाउंडेशन और एडवांस एनसीईआरटी, इसका मतलब है श्योर शॉट सक्सेस। आपको सिर्फ इसके बाद ऑप्शनल पूरा करना है। और ऑप्शनल में भी आप जानते हैं कि इस समय हमने जबरदस्त ऑफर दिया है 50% का। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं ऑप्शनल जो लेना चाहते हैं उस पर 50% डिस्काउंट हमारा चल रहा है, 50% सभी ऑप्शनल पे। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं इसके साथ। तो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पीएसआईआर, हिंदी ऑप्शनल और ज्योग्राफी, इन सभी में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके साथ भी आप लोग जुड़ जाइए। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे सारी क्लासेस चल रही हैं, उसके साथ जुड़ते रहिए। और ओटीपी पे आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और किसी को भी कोई और जानकारी लेनी हो तो सिंपल एक नंबर है 8750711100, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम यहां बता सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे बैच है। कॉन्सेप्टर 2 साल का बैच है, 6999। 1 साल का बैच है, दोनों में बहुत अंतर है। कॉन्सेप्टर में इस बार मार्गदर्शन भी जुड़ रहा है। मार्गदर्शन पर्सनल मेंटरशिप है, यानी कोचिंग के साथ साथ पर्सनल मेंटर्स आपके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, जो आपकी आंसर राइटिंग, आपकी इंप्रूवमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारा चीज वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। और आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो कल होली ऑफर में जुड़ना चाहते हैं वो फॉर्म यहां पर भर दें। थैंक यू।